हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नवाली 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5। इस सवाल को हम सरल और सटीक तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वह देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले हम इस सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में हमें क्या दे रखा है। यहां देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले जिस बात की आवश्यकता है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हमें यहां पर किसके त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए? यहां देखिए 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए एक सरल और सटीक तरीका यह है जिससे आपको न तो त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी देखनी होती है न कोई रट्टा मारना होता। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? तो यहां पर आप सबसे पहला काम कीजिए, एक बना दीजिए समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण हो गया 90 डिग्री। अब आपको किसके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने? 60 डिग्री के। तो आप लिख दीजिए यहां पर 60 डिग्री। आपको यहीं पर 60 डिग्री लिखना है। जैसे ही 60 डिग्री यहां लिखा तो ये वाला कोण स्वतः ही 30 डिग्री हो गया, क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है तो ये 60 है, तो ये स्वतः ही 30 डिग्री हो गया। अब आपको यहां लिखने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे आप 1, 2, 3 और इस पे लगा देंगे रूट। बस इतना सा काम करने से आपके साइन थीटा से लगा करके कॉट थीटा तक के जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री के, वो आपको इसी एक समकोण त्रिभुज से प्राप्त हो जाएगी और यहां पर गलती होने के कोई चांस नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है वो 90 डिग्री के सामने वाला कोण नहीं, भुजा होती है, वो होती है आपकी कर्ण। तो ये हो गया आपका कर्ण। अब यहां पर 30 डिग्री और 60 डिग्री के कारण बार बार लंब और आधार बदलते जाएंगे। ये भुजाओं के नाम कब किसका नाम लंब होगा और कब किसका आधार होगा, इसको 8.1 में आपने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रखा है। बस इतनी सी जानकारी यदि आपको है तो फिर आप 30 डिग्री और 60 डिग्री के पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात यहां से लिख सकते हैं। अब क्या बाकी रहा? 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए आपको क्या करना है? एक और नया समकोण त्रिभुज बना देना है। ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज। यहां आपने 90 डिग्री लिखा, ये हो गया 45 डिग्री। अब ये वाला कोण कितना होगा? ये आपका 45 डिग्री, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग 180 है तो 90 और 45 135 हो गए और 180 में से 135 निकाल दिए, बचा हुआ कोण भी 45 हो गया। अब इसके कारण से आप यहां पर लिखिए ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। यानी कि ये भुजा यदि 1 सेंटीमीटर है तो ये वाली कितनी होगी? ये वाली भी 1 होगी। अब लंब और आधार की भुजाएं पता है तो फिर आप 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है उसका, उस भुजा का नाप निकाल सकते थे। ये कितना आ जाएगा आपका कर्ण का? √2। तो आप यहां बस 45 डिग्री के कारण एक एक कर दीजिए, यहां √2 लगा दीजिए। यहां पर आपको लंब और आधार में कोई परेशानी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दोनों ही कोण, या कह दीजिए इसका मुख्य कोण जो है वो दोनों ही 45 डिग्री। इस कारण से आप किसी भी कोण को लेंगे तो किसी भी भुजा को आप लंब कह सकते हैं और किसी भी भुजा को आप आधार कह सकते हैं। बस ये बात आपको पता हो जाए तो फिर सवाल को आप बहुत ही सरल और सटीक तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिए इसका मान जो हमें दे रखा है इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। और एक बात दूसरी याद रखिए, कभी किसी बच्चे ने भूल से इस समकोण त्रिभुज को ऐसे बना दिया और यहां लिख दिया 90, तो आपको तब भी यहां 60 डिग्री लिखना है और यहां लिखना है 30 डिग्री। अब ये 1 2 3 लिखने हैं, वो कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे हम 2 और यहां लिखेंगे √3। अब आपको ये तो पता होना ही चाहिए
कि कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा है। तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 2। √3 का मान लगभग आपका होता है 1.732 डैश डैश करके। हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, पर ये 2 से छोटी भुजा है और ये भी 2 से छोटी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो हमेशा याद रखिए कि 2 जो है वो आपकी सबसे बड़ी भुजा है। तो यहाँ कर्ण 90 डिग्री के सामने वाले पर रख दीजिए हमेशा ही 2। तो ये हो गया 1, 2 और √3। बस इतना सा काम यदि आपने कर लिया तो फिर सवाल को बहुत आसान तरीके से हल किया जा सकता है। अब देखिए इसके उपयोग कैसे करेंगे। तो यहां देखिए पहले क्या दे रखा 5, तो यहां लिखेंगे 5 और इस दोनों के बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई का। तो ये हो गया मल्टीप्लाई का निशान। अब मुझे लिखना है यहाँ 60 डिग्री के मान, और किसके लिखने, तो cos 60 डिग्री की। तो अब cos किसको कहते हैं उसको सबसे पहले देखिए। cos के लिए भी आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, लाल बटा कक्का। तो यहाँ क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। अब किसके चाहिए वो ध्यान दीजिए, 60 डिग्री, यानी कि मुझे इस वाले समकोण त्रिभुज का उपयोग करना। 60 डिग्री जैसे मुख्य कोण ये हुआ, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये होगी आपकी लंब। अब मुझे यहां पर लंब की आवश्यकता नहीं, यहां मुझे आवश्यकता है आधार की। तो इसको छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका आधार। और 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा हमेशा ही कर्ण होती है और ये स्थिर रहती है, ये कभी बदलती नहीं है। तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। यहां लिखेंगे 1/2। तो यहां लिख दीजिए आप cos स्क्वायर 30 डिग्री के कारण 1/2, और ये cos स्क्वायर है इसलिए यहां पर लिख दीजिए स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, प्लस ये 4 है, तो 4 और sec स्क्वायर 30 डिग्री के साथ में है, इसका संबंध गुणे का, तो आप इनटू लगा दीजिए। अब देखिए यह sec किसको कहते हैं, cos का उल्टा होता है sec। तो यहां लिखेंगे कर्ण बटा आधार। अब आपको यहां भुजाएं ढूंढनी है किसकी, 30 डिग्री से। तो 30 डिग्री जैसे ही हुआ तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई ये वाली लंब। हमें यह लंब की जरूरत नहीं, मुझे यहां जरूरत है कर्ण और आधार की। तो 30 डिग्री के कारण 2 हो गया आपका कर्ण और आधार हो गया √3। तो यहां लिखिए 2/√3, और इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी लगा दीजिए आप होल स्क्वायर। यह हो गया आपका होल स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, माइनस का माइनस। अब देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan स्क्वायर का क्या मतलब है, tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। अब मुझे यहां पर 45 डिग्री की चाहिए मान, तो अब आप उपयोग करेंगे इस वाले त्रिभुज का। अब लंब और आधार, तो 90 डिग्री की सामने वाला तो कर्ण है। अब यहाँ लंब और आधार की कोई परेशानी नहीं, क्योंकि दोनों ही कोण, मुख्य कोण है वो 45 डिग्री और भुजाएं भी इसकी बराबर है, यानी कि 1/1 लंब बटा आधार लिखेंगे तो यहां हो जाएगा 1/1, और इस पे लगा देंगे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और यहां लगा देंगे नीचे बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब साइन का क्या मतलब है, साइन का मतलब है लंब बटा कर्ण। अब यहां भुजाएं ढूंढनी, किसकी ढूंढनी है, यहां ध्यान दीजिए 30 डिग्री की। 30 डिग्री जैसे ही हुआ तो लंब कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा 1, और कर्ण कौन सा हो जाएगा 2। तो आप लिखिए यहां 1/2, और इस पर स्क्वायर है यानी कि इस अनुपात पर हो गया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब cos का क्या मतलब है, आधार बटा कर्ण, और मुझे यहां चाहिए आधार और कर्ण की भुजाएं। तो 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री का चाहिए यहां पर मुझे, तो इसके कारण ये तो हो गया लंब, तो हमें इस एक की जरूरत नहीं। तो यहाँ क्या चाहिए मुझे, आधार। तो आधार हो जाएगा √3 और आ जाएगा बटा 2। तो ये अनुपात हो गया √3/2। बस ये काम आपने सटीकता से कर लिया तो फिर आप सवाल को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहां देखिए 5 का तो 5 आ जाएगा इंटू, अब 1/2 जो लिख रखा है उस पर होल स्क्वायर, यानी कि इस संख्या का इस संख्या में गुणा करना है, यानी कि 1 का 1 में गुणा करने पर 1, और साथ में ही होल स्क्वायर दोनों पर है तो 2 का भी 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। और यहां आप कुछ नहीं है तो बटा 1 लिख सकते हैं, तो इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका 5/1 इंटू 1/4। फिर आगे देखिए प्लस का प्लस,
यहाँ 4 है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 4 इंटू, यहाँ लिखिए आप क्या लिखेंगे 2/√3 पर होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करने पर यहाँ हो जाएगा 4/√3 का √3 में मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 3, और यहाँ 4 के नीचे भी आप 1 रख सकते हैं। ये हो गया ये वाला सॉल्यूशन। अब आगे देखिए माइनस का माइनस, अब 1/1 में स्क्वायर करने पर यह आ जाएगा 1/1। अब नीचे बट्टा है तो आप लिखिए बट्टा 1/2 है तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 1, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 4, प्लस का प्लस √3 में √3 का मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 3, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 4, क्योंकि यहां लिख रखा है होल स्क्वायर। यहां तक आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आगे देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब हम यहां पर पहले गुणा दे रखा तो गुणा कर लीजिए, 5 और 1 का मल्टीप्लाई करने पर हो गया यहां पर 5, और नीचे करिए 1 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर हो गया 4, प्लस का प्लस 4 में 4 का मल्टीप्लाई करने पर हो गया 16, और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करने पर हो गया 3, माइनस का माइनस, और ये हो गया 1/1। यहाँ लिखिए बटा, ये बराबर का निशान हमेशा यहाँ रखिए, ये वैसा ही आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखिए दोनों ही संख्या है आपकी, माफ करना, दोनों ही संख्या यहां पर भिन्नों के रूप में, तो हम यहां पर लेंगे इसका एलसीएम। पहले लेते हैं ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा यहां पर 12। तो यहां पर लिखिए आप 12, और 12 में 4 का भाग देने पर कितना हो जाएगा 3, और 3 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 15, प्लस का प्लस 12 में 3 का भाग देने पर 4, और 4 में 16 का मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ये आपका 64, माइनस का माइनस, अब 1 का 12 में भाग देने पर 12, और 12 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 12, यहां लिखिए बटा। अब नीचे को भी सोल्व कीजिए, नीचे आप हल करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 4, और 4 में 4 का भाग देने पर 1, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1, प्लस 4 में 4 का भाग देने पर 1, और 1 का मल्टीप्लाई करने पर 3। अब ये संख्या कुछ इस प्रकार से आ गई। अब इसको हल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों संख्या प्लस की, ये माइनस की, 15 में से 12 चले गए, तो कितने बचे यहाँ पर 3, 3 प्लस के बचे 3 और 64 मिलकर के हो गया 67/12। फिर बटा यहां देखिए यहां कितना हो गया 4/4। अब इसका मतलब क्या है, भिन्नों के यहाँ पर भाग है, इस संख्या को हमने भाग के रूप में लिखा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 67/12, ये बटे में तो भागित कर दीजिए 4/4, और जब भाग का चिन्ह बदलता है तो ये व्युत्क्रम हो जाती है, ये वाली संख्या ऊपर वाली नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर आ जाती है, पर यहाँ तो दोनों ही 4 है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 67/12 इंटू 4/4 है, तो इसको व्युत्क्रम करने पर भी 4/4 ही होगा, नहीं तो नीचे वाली संख्या कुछ और होती तो ऊपर आ जाती। अब 4 कट गया, 4 से ये हो गया 1/1, तो 1 का 67 में मल्टीप्लाई करने पर हो गया 67/12 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर हो गया 12। तो इस प्रकार से इस सवाल का मान आ गया आपके पास में 67/12, ये हो गया आपका आंसर। ये मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।